हेलो, नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर से एक और लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का लाइव सेशन जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर बेसिकली होगा और किस तरह से हमारा पर्यावरण इफेक्ट हो रहा है उस पर हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है राहुल मिश्रा सर, जिनका मैं आपको छोटा सा परिचय भी दे दूँ। राहुल मिश्रा सर बनारस घराने की परंपरा के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि हैं, जो संगीत के क्षेत्र में सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता दिवंगत पंडित बैजनाथ प्रसाद मिश्र बनारस घराने के प्रसंगी सारंगी वादक थे। महान गायिका पद्म विभूषण स्वर्गीय गिरिजा देवी जी के वरिष्ठतम शिष्यों के रूप में इन्होंने अपने भाई रोहित मिश्र के साथ अलग पहचान बनाई। आकाशवाणी व दूरदर्शन से बी हाई ग्रेड कलाकार का दर्जा भी मिला। 2014 में देश परदेश नाम के एल्बम पर काम किया, जो कि कंपोजर ए आर रहमान की कंपनी क्योंकि से जुड़ने वाला पहला फ्यूजन बैंड बना। तो आज के हम गेस्ट जो हमारे हैं राहुल मिश्रा सर, उन्हें ऐड कर। हेलो, गुड इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्ते। तो पहले तो हम पूरी टीम एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपना जो समय है वो हमें दिया, ताकि हम आपसे शास्त्रीय संगीत को लेकर और पर्यावरण के ऊपर चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इस पे चर्चा करने में शायद थोड़ा मजा आएगा। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि शास्त्रीय संगीत है क्या, जो लोग कई लोग नहीं ऐसे हैं जो जानते हैं इसके बारे में डीपली। तो पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा। देखिए, हमारे हिसाब से ये एक बड़ी प्राचीन परंपरा है और ये हिंदुस्तान की परंपरा है। शास्त्रीय संगीत जो हमारी है, वेस्टर्न म्यूजिक भी होता है, वो वेस्ट की एक परंपरा है। मतलब इन सब में एक बराबर का स्केल ही होता है, लेकिन जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो ये परंपरा है, इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटिक, ये दोनों मतलब हैं। और इसमें मतलब सिर्फ राग, ताल, स्वर और लय, ये सारी चीज राग मतलब जैसे जो मेलोडिक फ्रेमवर्क होता है, जैसे बहुत सारे राग हैं, जैसे राग भैरव है, राग यमन है, ये एक मेलोडिक फ्रेमवर्क है जिसमें इसको स्वरबद्ध किया जाता है। इसी तरह से ताल है, तालबद्ध भी किया जाता है कि एक बंदिश होती है हर रागों में, और उस बंदिश को एक कंपोजिशन जिसे कहते हैं, वो कंपोजिशन को भी एक लयबद्ध करते हैं हम लोग, ताकि उसका एक फ्रेमवर्क प्रॉपर बना रहे। इसी तरह से स्वर है, ठीक है, और इसी तरह से लय है। इन सभी चीजों में ये बटी हुई है और ये बड़ी जटिल और बहुत ही पुरानी विद्या है। और इसके बारे में अभी हमारे हिंदुस्तान में सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में लोग पढ़ें, लोग सुने तो ज्यादा इसके जानकारी उनको समझ में आएगी, प्राप्त होगी। तो हर किसी की संगीत की एक अपनी यात्रा होती है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपके संगीत की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, और आपके प्रथम गुरु कौन रहे, और हम लोग पहला राग सर आपने कौन सा सीखा। देखिए, दो भाई हैं, हम और रोहित। और जी। हम लोग मतलब बहुत छोटेपन से ही मतलब हम लोग ने शुरू कर दिया था संगीत। और 5 साल 6 साल के होंगे करीब, जब पिताजी बैठ के हारमोनियम पे सारे गामा पधा निसा ये सारी चीजें सिखा रहे थे। शायद राग भैरव सीखा था पहला। और काफी समय की बात है तो इतना याद नहीं है कि मतलब कौन सा राग था, लेकिन राग भैरव जहां तक मुझे याद है सीखा था हम लोगों ने। और उससे शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर जब हम लोग थोड़े 10 साल 12 साल के हुए, तो फिर हमारे पहले गुरु पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्र जी, जो कि बनारस घराने से ही हैं, और वहां से शुरू किया सीखना हम लोगों ने। फिर पढ़ाई भी चल रही थी साइमल्टेनियसली साथ में। वो जब पूरा हो गया तो फिर हम लोग फिर, आई थिंक आई वाज 19, और तब हम लोग अपने बड़े गुरु, मतलब अपनी गुरु गिरिजा देवी जी के साथ उनके पास गए, जो कि हमारी बुआ भी लगती हैं और हमारे परदादा जी की भी शिष्या थी वो। तो वहां पे फिर जाके आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में उनके प्राइवेट स्टूडेंट बन के फिर हम लोग ने वहां पे सीखना शुरू किया। और वो जर्नी 2017 तक चली, जब तक हमारी गुरु जिंदा थी। और उसके बाद अभी
बस रियाज चल रहा है। और पुराने जो उस्ताद लोग हैं और बड़े गुरु लोग हैं जो आज के कलाकार भी हैं, उन लोग को सुन के थोड़ा बहुत और भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो सर आप बेसिकली बनारस घराने से हैं, तो घराना हम्म। निर्धारित कैसे होता है और बनारस घराने बाकी घरानों से अलग कैसे है? घराना देखिए निर्धारित एक जैसे स्टाइल होता है, सिंगिंग स्टाइल होता है, चाहे प्लेइंग स्टाइल हो, चाहे डांसिंग स्टाइल हो, तो हर घराने का एक अपना एक तरीका सलीका होता है गाने बजाने नाचने का। तो बनारस घराने का जो है कि इसका जो गाना है चाहे बजाना है चाहे वो एक खुला है, एक खुला गाना है। तो बनारस में चारों पट की गायकी गाई जाती है, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, दादरा, चैती, कजरी के अलावा ध्रुपद, धमार, छंद, प्रबंध, कौल, कलबाना, टप रुबाई, बैत रुबाई, गुल, नक्श, तो धारू, माठा, परमाठा, तो इतनी चीजें गाई जाती हैं जो कि मतलब बहुत से लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। और ये घराना इस तरह से निर्धारित होता है कि जो सिंगिंग स्टाइल जो हमारी होती है, तानों को लेने का तरीका और राग को कहने का तरीका, उसकी जो बंदिशें हैं, बंदिश को कहने का तरीका, ठीक है। कुछ घरानों में तराना उनका बहुत ही फेमस होता है करने का, कुछ घरानों में ख्याल और टप्पा गाया जाता है, कुछ घरानों में टप्पा भी गाने का स्टाइल अलग होता है बहुत सारे घरानों में, और हमारे घराने में अलग होता है। तो जो सिंगिंग स्टाइल होती है उसको अलग तरीके से बांटा गया है, अलग अलग तरीके से कहने का तरीका ये बनाया गया है। तो इससे घरानों का अलग किया जाता है, निर्धारित यही होता है। किसी ने निर्धारित हमारे ख्याल से नहीं किया है, बस सबने अपने अपने हिसाब से उसको एक बांट दिया है, एक घर की तरह। इस घर जी। में ये, इस घर में वो, इस घर में वो, ऐसा ऐसा। और बनारस घराना बाकी घरानों से अलग हम ये कहेंगे इस तरह से है कि भाई इसमें जो हम लोग का सुर लगाने का तरीका है उसमें आस ज्यादा हम लोग देते हैं। और खुला सुर लगाना, सीधा, बहुत ज्यादा फिरत नहीं है उसमें, जैसे मुर्कियां उर्कियां ज्यादा नहीं, चाहे वो ख्याल हो चाहे ठुमरी हो। लेकिन वो भी हम लोग करते हैं, जैसे बंदिश है आपकी, एक जो बंदिश होती है कि कोई एक बंदिश लिया, बंदिश को कहने का जो तरीका होता है साहित्य के हिसाब से हमारे घराने में कही जाती है, और साहित्य को समझ के कंपोजिशन भी की जाती है हमारे यहाँ। तो ये बाकी घरानों से अलग रहता है। बहुत से घरानों में बंदिशों को कहते हैं लेकिन वो साफ लहजे से, मतलब एक निकलने वाली बात जो होती है साफ नहीं रहती बहुत से घरानों में। मतलब मैं किसी घराने का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे कलाकार हैं, या तो शायद उनकी कमी हो या जो भी, तो वो साफ कहना बंदिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जो अपनी बात कह रहे हैं पहले तो वो सामने वाले को समझ में आए। और बहुत से लोगों को शास्त्रीय संगीत नहीं समझ में आता है, तो बंदिश को कहने का तरीका ऐसा हो कि वो थोड़ा रिलेट कर पाए उससे। तो ये हमारे बनारस की खासियत है। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि कई लोग बनारस को पुराना घराना मानते हैं जबकि ग्वालियर घराना पुराना माना जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा तो ये कहना है कि सारे विद्वान लोगों का अपना अलग अलग मत है, और इस पे हम कुछ कहना मतलब बहुत छोटे हैं हम कुछ कहें। लेकिन हाँ, जैसा कि हमने अपने गुरुओं से, बड़े उस्तादों से और लोगों से सुना है, तो बनारस घराना आई थिंक 13th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था, और कीर्तनकारों द्वारा स्टैब्लिश किया गया था ये, ठीक है। ये आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लस हमारे पास बनारस घराने का एक इतिहास है किताब पे, जिसमें काशी की संगीत परंपरा जो हमारे बड़े पिताजी ने लिखी है, वो भी, उसमें भी काफी चीजें कही गई हैं। और बेशक ग्वालियर घराना काफी पुराना है, मैं तानसेन का घराना था वो, राइट। जी। और लेकिन हमें मतलब जैसा ये मेरी समझ के हिसाब से ऐसा है कि जब बादशाह अकबर आए थे तो उन्होंने मियां तानसेन को नौ रत्नों में से एक रत्न बनाया। तो मियां तानसेन का जो नाम और प्रचार उस समय पे हुआ था वो आज तक चला आ रहा है। लेकिन उसी टाइम में बैजू बावरा भी एक कलाकार थे। मियां तानसेन के गुरुजी स्वामी हरिदास जी भी थे, जो कि सेनिया घराने से थे, राइट। तो अगर मियां तानसेन के गुरुजी अगर सेनिया घराने से थे, तो ग्वालियर घराना कैसे प्राचीन हुआ, या कोई और भी घराना कैसे प्राचीन हुआ?
मतलब ये मेरा सवाल है, मैं विद्यार्थी के तौर पे ये पूछना चाह रहा हूँ। जो भी लोग हैं कहते हैं कि चाहे बनारस घराना सबसे पुराना हो, चाहे ग्वालियर घराना पुराना हो, चाहे पटियाला घराना पुराना हो, तो ये हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे भी माइंड में, हम उसे समझना चाहेंगे अगर कोई हमें बताना चाहे तो इसलिए मतलब मैं किसी भी चीजों को नहीं कहूंगा कि भाई कौन सा घराना पुराना है कौन सा नहीं पुराना है। ये कोई घर पुराना होना से नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शास्त्रीय संगीत जो हमारा है वो बहुत प्राचीन है, और हर घराने ने अपने अपने स्टाइल से उसको अलग किया है। हर घराने ने अपने अपने स्टाइल से उसे गाया बजाया है। किसी ने ज्यादा प्रचलित किया ख्याल को, किसी ने ज्यादा प्रचलित किया ठुमरी दादरा को, किसी ने ज्यादा प्रचलित किया टप्पे को, किसी ने ध्रुपद, किसी ने धमार, है ना। और वैसे बनारस घराने में ध्रुपद धमार से पहले गाई बजाने वाली चीज प्रबंध, छंद प्रबंध होती थी, धारू होती थी, ये सारी चीजें गाई जाती हैं बनारस घराने में। तो अब उसकी जानकारी लोगों को लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि भाई अगर ये सारी चीजें जो कि ध्रुपद से भी पहले गाई जाती थी, छंद प्रबंध, एक धारू है, ध्रुव अपर उदित रे उद्धार रे, ज, शहनशाह जलाल शाह के लिए किया था उन्होंने, नायक गोपाल जी ने लिखा था ये ध्रुपद, धारू इसे कहते हैं, धारू। तो ये उन्होंने लिखा था और ये बनारस के थे। तो मतलब हम यही समझना चाहेंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी घराना कहाँ से इतना पुराना, बड़ा प्राचीन है बनारस का भी अपना। सर, ये सवाल हमारा हर्षवर्धन तिवारी जी की तरफ से है, जो कि खुद बनारस से हैं। तो मैं उनका क्वेश्चन हम्म। सवाल पढ़ना चाहूंगा। उनका सवाल है कि जरूर। बनारस घराने में चौमुखी गायन होता है, ऐसा हम्म। कहते हैं। ध्रुपद, ख्याल, छंद, प्रबंध, ठुमरी, दादरा, टप्पा, हम्म। कजरी, हम्म। चैती हम्म। पर बनारस को सिर्फ ठुमरी का ठप्पा क्यों लगा दिया गया? आप इसके पीछे क्या कारण मानते या देखते हैं? आ, देखिए क्या है ना कि ये टप्पा ठप्पा जो लगा हुआ है, ये भी कुछ विद्वानों द्वारा ही लगाया गया है, क्योंकि अब बनारस घराने की अगर बात की जाए तो हम तो पहले कहेंगे बनारस घराना ही नहीं है, वो एक महल है। घर तो छोटा सा होता है जिसमें शायद चार लोग, दो परिवार, तीन परिवार, इस परिवार में, इस घर में बहुत सारे लोग रह रहे हुए हैं, तो इसे महल कह सकते हैं। तो अब जब इतनी चीजें गाई जाती हैं, छंद प्रबंध, ध्रुपद धमार, आपने इतनी सारी चीजों का नाम लिया, किसी भी घराने में इतनी चीजें अगर गाई जाती हैं तो हमें बताया जाए, हम जानना पसंद करेंगे उसमें। और सिर्फ बताना नहीं, उसे गा के सुनाया जाए। हमारे बनारस में है, लोग गा के भी सुना सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें अगर किसी ने ठप्पा लगा भी दिया तो फिर क्या फर्क पड़ता है। वो तो हर कोई अपने नॉलेज के हिसाब से हर बातें करता है ना। हमें जितना पता होगा हम उतनी बात कर पाएंगे, जो हमें पता नहीं होगा उसके बियॉन्ड जो भी बात करेंगे कुछ भी रहेगा वो, कोई भी गलत बात हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है उसके बारे में। जिस इंसान को, जिस लोगों को वो पता रहता है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा फैक्ट है, वो फैक्ट की बात अगर करते हैं तो सही करते हैं। तो ये ठप्पा भी लगाया उन्हीं लोगों द्वारा है जो कि मतलब ब- डर रहे थे बनारस घराने के दबदबे से। या हो सकता है उनके लिए बना घराना ये इंपॉर्टेंट है कि जिस घराने में सिर्फ ख्याल गाया जाता हो या ध्रुपद गाया जाता हो उसे ही घराना मानते हैं। या कोई ऐसा घराना हो जहाँ पे सिर्फ ख्याल गाया जाता हो या सिर्फ तराने गाए जाते हैं, वही एक घराना होता है। तो शायद ये मत हो उनका, इसलिए शायद उन्होंने बनारस घराने को नहीं माना, और ठुमरी और दादरा ये सब चीजों का वो बना दिया। और वैसे भी बनारस में जो ठुमरी और ये सारी चीजें गाई जाती हैं वो ऐसे तरीके से गाई जाती हैं कि और किसी घराने में वो भाव अंग और ये सारी चीजें ना हो, तो शायद ये और भी प्रचलित इसीलिए हो गया। हमारे एक फॉलोअर हैं, और साथ ही साथ वो संगीत भी सीखते हैं। तो उनका ये सवाल था, उनका नाम कृष्णा सोनी है, कि पूरब अंग और पंजाब अंग की ठुमरी में क्या अंतर है, और थोड़ा आप हाँ अगर गाकर भी हमें बता दें।
हाँ, पूरब अंग और पंजाब अंग देखिए, दोनों में अंतर तो है। उनका बोल बनाने का जो अंदाज है वो है। जैसे एक बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी, मतलब मैंने सुना है, और वो पटियाला घराने से थे, राइट? तो वो गाते थे, बाजो बंद खोले खोले जाए, सवरिया ने जादू डारा, बाजो बंद खोले खोले जाए, राइट? तो ये पंजाब का स्टाइल था। बनारस का है, बाजो बंद खोले खोले जाए, सवरिया ने जादू डारा। तो जादू डारा पे, तो जादू डालने का जो एक अंदाज है, जादू डारा, तो उसमें एक हल्का सा खटका दे दिया, ठीक है? जी। जादू की पुड़िया भर भर मारत, ये कहने का अंदाज बनारस का है। पटियाला का मतलब पंजाब का, जादू की पुरिया भर भर मारत, ठीक? तो जैसे जो टप्पे के जो ताने हैं, जैसे डेढ़ दाना सवा दाना, तो इन सब को भी ठुमरी में पंजाब अंग में लिया जाता है। अचरा उड़े उड़े जाए, अचरा उड़े उड़े जाए, बाजू बंद खोले खोले जाए, राइट? तो ये है। अब हमारे बनारस में क्या है, जादू की पुड़िया भर भर मारत, अचरा ओढ़े ओढ़े जाए। तो अचरा मतलब आंचल कैसे उड़ता है, तो जादू की पुड़िया वो कैसे मारते थे कृष्ण, तो ये साहित्य को ध्यान में रखते हुए, तो आंचल दोनों तरह से ओढ़े हो ओढ़ी, ये भी है। लेकिन हमारा अचरा ओढ़े ओढ़े जाए, तो ये ऐसे ऐसे आंचल हल्का हल्का उड़ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस है। जी, बहुत खूब। आपने काफी अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करा गाकर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी। सर यहाँ पर एक सवत करके हैं, उनका सवाल है कि हम स्टेज पर बिना डरे कैसे परफॉर्म करें, कैसे गाएं जब हम प्रस्तुति दें तो। यार ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, बिकॉज कभी हम लोग को स्टेज पे डर लगा नहीं। स्टेज फियर जो होता है वो शुरू से, मतलब हम लोग जब बचपन में हम लोग छोटे थे, तो हम लोग को मंदिरों में और इन सब जगह, बनारस में है कि भाई मंदिर में और इन सब जगह गाते हैं बच्चे लोग, गा के भगवान का आशीर्वाद लेते हैं सब कुछ, तो ये कहा जाता था। लेकिन हमारे ख्याल से वो जो फियर जो बचपन में हम लोग के अंदर था, वो मंदिर में गाने से, ऑडियंस को फेस करने से अपने आप ही चला गया। लेकिन कुछ लोग कुछ टेक्निकली जो लोग बातें करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब आप स्टेज पे गा रहे हो, तो ऑडियंस की आंखों में नहीं, उनके फोरहेड को देखो, तो शायद डर ना लगे। और स्टेज तो आपका है। स्टेज पे बहुत से लोग कहते हैं कि स्टेज पे बैठने के बाद ये स्टेज आपका हो जाता है। आप बस उस स्टेज की गरिमा को बना के रखिए, स्टेज आपकी हेल्प कर देगा, डर नहीं लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा अगला सवाल सर आपसे ये होगा कि पिछले सालों में हमने देखा कि पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इस पर हम्म। एक कलाकार के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर हम इसको कैसे बचा सकते हैं? देखिए, एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले तो पेड़ को ना काटे। जितना ज्यादा हो सके पेड़ को ना काटे, और जितना ज्यादा हो सके पेड़ और लगाएं हर जगह। और क्योंकि मतलब वो ऑक्सीजन और जो अभी ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें हो रही हैं,
वो सब कुछ यही पेड़ के काटने से, जो लोग पहाड़ों पे जाके घर बनाना शुरू कर दे रहे हैं, वहां पे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं बिजनेस पर्पज से, इन सब चीजों को रोका जाए। प्लस प्लास्टिक का यूज कम करें। जितना ज्यादा हम लोग अपने घर में बहुत मतलब प्लास्टिक का यूज ना के बराबर ही करते हैं, तो जितना हो सके इन सब चीजों को, जो गवर्नमेंट की और गाइडलाइंस हैं एनवायरनमेंट को लेके, उन सबको फॉलो करें, एनवायरनमेंट बच जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जो नेचर है, और एज अ म्यूजिशियन हम ये चीज देखते हैं कि हम लोग की बहुत सारी जो संगीत है उसमें बहुत सारी चीजें नेचर से रिलेटेड हैं। कजरी जो है वो भी नेचर से रिलेटेड है, उसमें बारिश और इन सब का वर्णन है। ठीक है। और कई दादरा हैं जिनमें कि मतलब गंगा के पानी का और पहाड़ों का कितनी जगह पे वर्णन है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग के लिए बड़े प्रेरणादायक है। तो इन सब चीजों को गवर्नमेंट को, जो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको समझ के अपने तरफ से जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं उनको लेके जरूर बचाएं। पर्यावरण क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, और जितना ज्यादा उसे हम बचाएंगे उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ और अपने आने वाले जनरेशन्स की लाइफ को एक्सपेंड कर रहे होंगे। यहाँ पर किसी ने फरमाइश करी कि हम 2 लाइन जरूर सुनना चाहेंगे, जैसे अभी आपने कजरी वगैरह का चर्चा करी। कजरी ये जैसे हम लोग का है झिर झिर बरसे सावन रस बूंदिया, झिर झिर बरसे सावन रस बूंदिया के आए गए लेना, अब बरखा बहार के आए गए लेना, अब बरखा बहार के आए गए लेना, दादुर बोले झिगुर झनकारे, दादुर बोले झिगुर झनकारे, मोरहा नाचत करता पुकार के आए गए लेना, अब बरखा बहार के आए गए लेना। तो अब ये बरखा बहार तो तब आएगी ना जब एनवायरनमेंट हमारा बचेगा। तो बस बिल्कुल। इसी से प्रेरित है काफी चीजें। हमारा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि ध्वनि प्रदूषण ने शास्त्रीय संगीत की साधना और श्रोताओं की सुनने की क्षमता पर प्रभाव डाला है? देखिए हमारे ख्याल से ध्वनि प्रदूषण जो है ना, वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनने वालों को ही नहीं, हर किसी के लिए वो उसने एक अलग प्रभाव डाल के रखा हुआ है सबके दिमाग में। क्योंकि आप कहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, आप कहीं स्पीकर के पास खड़े खड़े हो जाएं और वहां मधुर गाना भी बज रहा होगा, बहुत तेज तेज बज रहा होगा, तो आपको थोड़ा एक डिस्टरबेंस होगा ही। वो माइंड को, ब्रेन को इंजर कर रहा होता है, आपके कानों को चोट पहुंचा रहा होता है। तो वो जो पेशेंस हमारे में था पूरे टाइम पहले से, वो पेशेंस थोड़ा कम हुआ है लोगों में। और इससे क्या है कि मतलब जो संगीत आजकल देखिए, रील का जमाना है, 10 सेकेंड्स लोग म्यूजिक देख के निकल जा रहे हैं। वो पेशेंस जो कम हुआ है ना, ये प्रदूषण की वजह से, रोजमर्रा की जिंदगी में वहाँ हॉर्न बज रहा है, टें टा टू, फिर कोई वहां पे जोर जोर से, आजकल बाइक के हॉर्न में कितने कितने इम्प्रोवाइजेशन कर दिए गए हैं। प्लस उसके बाद बहुत सारे नाना प्रकार की चीजें हैं जिससे कि ध्वनि का प्रदूषण बढ़ा हुआ है। तो ये ह्यूमन लाइफ को, म्यूजिशियन की लाइफ को और लिसनर्स को, सबको ये कहीं ना कहीं तरीके से अफेक्ट कर रहा है। पूरे टाइम कान में ईयरफोन्स लगा के लोग घूम रहे हैं। अब वो जो उसका रेज है वो कितना कान को आपके डैमेज कर रहा है। और वो कान को ही नहीं, वो ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है, कुछ सेल्स को डैमेज कर रहा है जाके, जो कि आपको मतलब पेशेंस और एक अलग एंजाइटी बनाए हुए रखा रहता है, एडिक्शन बना दिया है। तो वो अच्छा। ये सब डैमेज होने की वजह से है। मैं ईयरफोन्स तभी यूज करता हूँ जब क्लासेस लेता हूँ, चाहे वो, नहीं तो यूज नहीं करते, बिकॉज हम लोग के लिए तो रिकमेंडेड ही नहीं है। एंड मतलब हम कहना चाहेंगे कि कोई भी
ईयरफोन्स का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी की उसकी जरूरत है। आप फोन को ऐसे लेके भी बात कर सकते हैं, फोन से स्पीकर से भी बात कर सकते हैं। जितना हो सके कान को अपने बचा के रखें, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से पॉल्यूशन और भी चीजें इम्प्रोवाइज हो रही हैं, आई थिंक ये डैमेज करेगा बहुत सारे सेल्स को जो हमारे ब्रेन में है। बिल्कुल सर। तो सर अब हम कुछ लोगों के आपके सामने नाम लेंगे, आप उनके बारे में एक शब्द में भी या एक लाइन में उनके बारे में जो भी आप बोलना चाहें आप बता सकते हैं। वो बनारस घराने से ही वो लोग ताल्लुक रखते हैं। तो पहला नाम तो मैं गिरिजा देवी जी का ही लूंगा। उनके बारे में आप एक लाइन या एक शब्द में क्या कहेंगे? गुरु है वो हमारी, उनके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वो हमारे लिए सबसे ऊंचे दर्जे पे हैं, और गुरु से ऊपर ना कोई है ना कोई होगा। बिल्कुल। ऐसे कह पंडित सकते हैं, राजन बंदो साजन गुरु मिश्रा पदम सर। परागा। हाँ। पंडित राजन साजन मिश्रा सर, उनके बारे में। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हम लोग का जो साथ में गाने का जो शुरू हुआ था, वो उन लोगों को ही देख के शुरू हुआ था। और आज अगर हम लोग गाना गाना शुरू किया, चाहे हमने अपने गुरुओं से जिनसे भी सीखा, वो जी। गाना शुरू करने का, गाना गाने का जो रीजन था, ये आप ही दोनों लोग थे। अगर इन लोग को ना सुनते तो शायद हम लोग गाना नहीं गा रहे होते। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा सर के बारे में। गुरु तुल्य। रसूलन भाई। उनको सुना तो नहीं है हमने, लेकिन जहां तक विद्वानों से, अपने गुरुओं से सुना है, तो उनकी जो गायकी थी, वो स्टाइल, कुछ चीजें हम लेना चाहेंगे तो उनका स्वर लगाने का तरीका काफी इंस्पिरेशनल था। किशन महाराज जी। दबंग। उनसे, उनके जैसे कलाकार मतलब सदियों में एक बार आते हैं, और जो कला के लिए और जो कलाकारों के लिए निडर होके लड़ते हैं, या जो अपनी कला को अपने घराने के लिए जिन्होंने, जिस तरह से वो निडर होके उन्होंने बनारस घराने को स्थापित किया, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। सो हम लोग दबंग बोलते हैं उन्हें। तो सर हमारा जैसे कि लाइव सेशन अब अंत के मोड़ पर आ चुका है, तो हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन या सवाल आपसे ये होगा कि आप हमारे जो फॉलोअर्स हैं, एनवायरनमेंट एंड नेचर को जो फॉलो करते हैं, या जो आपके फॉलोइंग लिस्ट में लोग हैं, उनको आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज या संदेश, चाहे वो फिर संगीत को लेकर हो या फिर पर्यावरण के प्रति हो, क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि पहले तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझें, भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुने, क्योंकि ये हमारा खुद का कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। और जी। हिंदुस्तान में रह के अगर हम अपने शास्त्रीय संगीत को नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज प्लीज, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग बनारस का या हर घराने का भारतीय शास्त्रीय संगीत को सुनते रहिए, और एनवायरनमेंट को भी हेल्प करिए। अगर कुछ नहीं तो साल में एक पेड़ तो जरूर लगाएं, और बिल्कुल। जितना हो सके कम प्लास्टिक का यूज करें, और जितना हो सके वेस्ट को कहीं आप ऐसी जगह पे रिसाइकल्ड वेस्ट चीजों को यूज करें। ये हमारा संदेश है। और मतलब हमको पता है कि अगर संगीत, अच्छा संगीत सुनते रहेंगे मेडिटेशन की तरह, तो आपको अच्छी चीजें ध्यान में आएंगी। बिल्कुल। सुनते डेफिनेटली। रहिए संगीत को, पर्यावरण की हेल्प करिए, मस्त रहिए सब लोग। सर यहाँ पर एक वैदेही पाठक करके हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरा एक सवाल है कि अगर हम थोड़ा बहुत गा सकते हैं तो अपनी गायकी को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लेके चल सकते हैं? अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे देखिए, आपका जो गाना बजाना करने का जो है, ये क्रिएटिविटी है, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी। तो जब आपका क्रिएटिव एस्पेक्ट अच्छा होगा, तो आपका लाइफ का भी एक्सपेक्ट उसी तरह चलता रहेगा। तो थोड़ा बहुत जितना गा रही हैं, उसको यूज करें अपने
क्रिएटिविटी में और उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज करें हर चीजों को, कुछ चीजों को मतलब सिर्फ कॉपी ना करें, वो ज्यादा बेहतर होगा और वो रोजमर्रा की जिंदगी में चलता रहेगा अपने आप। एक और सवाल है कि जब आप अप्पा जी से संगीत सीख रहे थे तो आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस होता था, उनका तरीका कैसा था सिखाने का? जब हम उनसे संगीत सीख रहे थे तो हम लोग तो 18-19 साल के थे, तो गुरुकुल में गए थे उनके वहां पे। तो एक गुरुकुल में जैसे शिष्य को रह के सीखना चाहिए, तो वो बहुत प्यार से, लगता नहीं था कि हम लोग गुरुकुल में हैं, लेकिन वो इतने प्यार से रख के हम लोग को सिखाती थी एक एक चीज। और उनके साथ खाना पीना भी साथ में, उनकी सेवा। और मतलब एक गुरु जिस तरह से केयर कर सकता है, मतलब बहुत कम ऐसे गुरु लोगों को हम जानते हैं जो कि अपने शिष्यों को इतना प्यार और इतना केयर कि उन्होंने जो दिया है हम लोगों को, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी से भी सीख रहे हैं, कि भाई सिर्फ बंदिश सीखना जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी कि आप उसे ऑब्जर्व करें कि भाई जो गुरु आपकी बंदिश को कह रहे हैं वो उसमें कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत सारे हमारे मतलब लोग थे जो वहां पे हमारे समकालीन सीख रहे थे, वो नोट्स बनाते जाते थे, लिखे जा रहे हैं, क्लास में जो हो रहा है कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं वो चीज नहीं हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन नहीं था, उनको सीखना था। सीखने के साथ साथ ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि आपके गुरु का माइंड सेट क्या है, वो बंदिश कहने के टाइम पे वो क्या कहना चाह रही हैं। तो आई थिंक वो स्टाइल तब आप फॉलो कर पाएंगे, वो उस चीज को, उस डीपनेस को तब समझ पाएंगे। तो हमारा तो यही एक्सपीरियंस था कि भाई हम उस चीज को ज्यादा समझने की कोशिश करते थे कि वो कहना क्या चाह रही हैं। क्योंकि अगर एक बार गुरु अगर किसी बंदिश में आपके फॉर्मेट को अगर वो समझाने की कोशिश करे और अब वो फॉर्मेट समझ गए, तो बहुत सारी बंदिशों में, बहुत सारे कंपोजिशन में आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे पास, क्योंकि हमारी गुरु एक एक चीज को समझा रही होती थी कि ये क्यों है, अगर यहाँ पे मुर्की ली तो क्यों ले रही है, या यहाँ पे सीधा कहा बोल को तो क्यों कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो काफी हेल्प किया हमें। और यहाँ पर सबद की फरमाइश है कि वो जाते जाते आपसे कुछ दो लाइनें सुनना चाहेंगे किसी भी चीज की जो आप अपने जो आपको पसंद है। हमें वैसे तो बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन जाते जाते मतलब हम्म, एक बंदिश सुनाते हैं जो कि बिल्कुल सर। बनारस घराने की है। और हम्म, दरदाय आरनो आ, आ, ये टप्पा है। तक निगाहें यार दी जोरा जोरिदम, तक निगाहें यार दी जोरा जोरिदम, बहुएं कमान पल को तीर चला दिया बे, तक निगाहें यार दी जोरा जोरिदा। तो ये हमारा एक टप्पा था भैरवी का, जो कि हम आप लोगों के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। और जाते जाते भैरवी गाना भी अच्छा रहता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक अपना यू समय सर, निकाला। थैंक्स, बहुत जी, बहुत आपने शुक्रिया, बहुत अपना बहुत। कीमती समय निकाला और हमारे साथ पर्यावरण के ऊपर भी और जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उस पर भी चर्चा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम बहुत बहुत शुक्रिया, एनवायरमेंटल बहुत बहुत नेचर शुक्रिया, झांसी की तरफ से हम आपके भविष्य की मनोकामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की, और बहुत शुक्रिया, हम तो वेरी बहुत बेस्ट कहना शुक्रिया, चाहेंगे पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।